अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम नीट फिज़िक्स 2020 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करते हैं। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इट इज़ द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस इज़ द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस इज़ 5/2 kBT, 7/2 kBT, 1/2 kBT, 3/2 kBT। बेटा ये जो kB है इट इज़ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट और T जो है इट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आंसर जो है डायरेक्टली आंसर इज 3/2 kT, 3/2 k इंटू टी। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, दिस इज द आंसर। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बेहतर समझूंगा कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बैकग्राउंड है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो चलिए, वैसे तो ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको ये आंसर डायरेक्टली लिखना है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ये आंसर कैसे आता है तो मैं आपको उसके बारे में यहाँ बताऊंगा। यहाँ से हम बेटा शुरू करेंगे। जो आपने पढ़ा होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, अगर किसी कंटेनर में गैस है तो उस कंटेनर पे जो गैस का प्रेशर होगा वो कितना होगा, उस डेराइवेशन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले हम उसको एज्यूम करेंगे, वी नो दैट डेराइवेशन, वी नो दैट फार्मूला। तो बेटा वहां से हम शुरू करेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ओके बेटा, सो बेटा इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज P इक्वल टू 1/3 NaM V स्क्वायर ऊपर बार डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V। बेटा यहाँ मैं आपको बताऊँ, P तो आपको पता है, P इज प्रेशर, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। M इज मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जो गैस मॉलिक्यूल होता है बेटा उसका जो मास होता है दैट इज M। इसको भी हमें यहाँ मेंशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और V जो होता है, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस। एक और यहाँ पर स्मॉल v जो है बेटा इट इज़, इस पे बार है जो इट इज़, स्मॉल v जो है बेटा इट इज़ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। तो बार का मतलब होता है एवरेज। यहाँ स्क्वायर डेरिवेशन में आता है, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ द एवरेज, स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। तो बेटा एक बार फिर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, M इज मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, V इज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अब बेटा Na के बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। Na क्या है? एक्चुअली जो ये जो डेरिवेशन हमने ली है, it has been taken for a container in which there are Na number of molecules। Na की वैल्यू आपको पता है, Na होता है एवोगाड्रोस नंबर, और बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na, और इसकी वैल्यू आपको पता है 6.02 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। सो इसको आप एक मोल भी कह सकते हैं, 1 मोल। तो आराम से सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, आपको इससे रिलेटेड जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। Na कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर, 1 मोल भी कहते हैं इसको। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इसमें होते हैं 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो चलिए अब V को यहाँ शिफ्ट करेंगे बेटा, दिस विल बिकम PV इज इक्वल टू 1/3 NaMV स्क्वायर ऊपर बार। अब आपको गैस इक्वेशन का जो फार्मूला है वो आपको पता होगा। जो गैस इक्वेशन होते हैं बेटा दैट इज PV। गैस इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू NRT। बेटा यहाँ जो N है इट इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द गैस, और जो है इट इज गैस कांस्टेंट, आपको पता है इट इज गैस कांस्टेंट। और T जो है इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ हमने चूंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए वो लिया 1 मोल, तो बेटा हमें यहाँ पर
एक मोल कंसिडर करना होगा। सो दिस इक्वेशन फॉर 1 मोल बिकम, फॉर 1 मोल बेटा यहाँ फॉर 1 मोल हम इस इक्वेशन को लेंगे। सो दिस विल बिकम, ये इक्वेशन 1 मोल के लिए बनेगी PV इज इक्वल टू RT। एक बार फिर ये जो इक्वेशन है गैस इक्वेशन, जिसका नाम हम अक्सर सुनते हैं गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू N और T, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N मीन्स अमाउंट ऑफ द गैस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अगर गैस नहीं होगा तो जनरली हम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कह सकते हैं। R इज आइडियल गैस कांस्टेंट, या आप गैस कांस्टेंट कह सकते हो। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेटा मैंने इस इक्वेशन को 1 मोल के लिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमने शुरुआत 1 मोल से की। P इक्वल 1/3 NaMV स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय V। सो यहाँ हमने 1 मोल लिया। तो बेटा हमें हर कोई चीज जो है वो 1 मोल में कंसिडर करनी होगी। तो हमने यहाँ स्मॉल n को 1 वैल्यू दी और हमें मिला PV इज इक्वल टू RT। तो बेटा अब PV के बदले हम यहाँ पर PV जो होता है इट इज RT, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे बेटा RT इज इक्वल टू 1/3 NaMV स्क्वायर बार। ओके, बिकॉज आपको पता है बिकॉज PV जो होता है इट इज इक्वल टू RT, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। तो चलिए अब हम MV स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। MV स्क्वायर बार की वैल्यू यहाँ बेटा हम निकालेंगे। तो ये जो 1/3 है, 1/3 इंटू NA, ये इस साइड में शिफ्ट होगा। वी विल गेट, आप यहाँ आराम से देखिए, MV स्क्वायर की वैल्यू जो हमें मिलेगी दैट विल बी 3, पहले यहाँ आएगा 3RT डिवाइडेड बाय NA। तो हमें बेटा यहाँ एवरेज थर्मल एनर्जी, जिसे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। एवरेज थर्मल एनर्जी मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए बेटा हमें यहाँ आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। सो हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे। बेटा दिस विल बिकम 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस विल बिकम 3/2 और डिवाइडेड बाय Na को आप अलग लिखिए इनटू T। ओके, सो 1/2 mv स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3/2, 2 से हमने डिवाइड किया और डिवाइडेड बाय Na इनटू T। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ v स्क्वायर जो है इट हैज बीन टेकन एज एवरेज, आप बार देख रहे हैं यहाँ एवरेज है। सो दिस विल बी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बेटा, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक्चुअली वही थर्मल एनर्जी होती है। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स के होते हैं वही गैस में जो थर्मल एनर्जी होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल से होती। ओके, तो बेटा यहाँ 3/2 और ये जो R/N है बेटा इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। R/Na बेटा जो होता है R/Na यही होता है एक्चुअली बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, Kb। R/Na होता है एक्चुअली बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। सो द आंसर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए 3/2 Kb बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इनटू T। बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इज light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? बेटा ये जो क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लिया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें यहाँ पर देखना है कि अगर हम जो इंसिडेंट लाइट होती है उसको हाफ करें और जो लाइट की इंटेंसिटी होते हैं उसको डबल करें, तो हमें देखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी या नहीं बनेगी। यही क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड।
तो मैं आपको यहाँ पहले बताऊं कि यहाँ पर जो है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो यहाँ यूज की गई है दैट इज एफ इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स एफ नॉट। बेटा एफ नॉट जो होता है इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। हमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल से इजेक्ट करना होता है, उसके लिए हम लाइट का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इलेक्ट्रॉन को कम से कम जो एनर्जी चाहिए इजेक्ट होने के लिए उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी हो वो कम से कम दैट शुड बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर बेटा इससे कम फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इट विल नॉट बी इजेक्टेड। अगर हम कितनी भी कोशिश करें इलेक्ट्रॉन तब तक इजेक्ट नहीं होगा जब तक न हम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं जब तक ना उसका इस्तेमाल करें, जब तक ना हम ऐसी लाइट को इंसिडेंट करें इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के बराबर हो। तो बेटा यहाँ पर एफ जो है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इट इज़ 1.5 टाइम्स एफ नॉट। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीक्वेंसी जो यूज़ की गई है इट इज़ 1.5 टाइम्स, दैट मीन्स जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है इट इज़ ग्रेटर देन एफ नॉट। 1.5 टाइम्स मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन एफ नॉट। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट विल बी प्रोड्यूस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी इस सूरत में। अब चलिए क्वेश्चन के दूसरे केस पे आते हैं। अब यहाँ ये मेंशन करता है व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हार्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल। फ्रीक्वेंसी इज हार्ड इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले इंटेंसिटी पे बात करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा यहाँ पर इसका किसी और कंसेप्ट में थोड़ा डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटी का मतलब होता है वो होता है अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट। बेटा अगर आप लाइट ज़्यादा यूज़ करेंगे, कम लाइट या ज़्यादा लाइट से नंबर ऑफ फोटॉन जो होते हैं वो बढ़ते हैं। अगर आपने इंटेंसिटी कम कर दी तो बेटा जो आपको पता है लाइट जो होते हैं इट इज़ मेड ऑफ फोटॉन्स, इसमें फोटॉन्स होते हैं। तो अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो उस सूरत में जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी इंक्रीज्ड बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन एज सच। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगी। और आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ हम पढ़ते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, चलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, जो करंट होते हैं लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट आप समझिए इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं बेटा इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। दैट मीन्स अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ज़्यादा लाइट इंसिडेंट करते हैं फोटो इस मटेरियल पे, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे करंट बढ़ेगी लेकिन लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, वो उस सूरत में नहीं बढ़ेगी इंटेंसिटी इंक्रीज करने से। तो बेटा अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम वो है फ्रीक्वेंसी। जब तक न आपके पास एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी जिसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तब तक आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इंटेंसिटी ये डबल करें या हाफ करें या 5 टाइम्स करें, उससे बेटा करंट ज़्यादा या कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, लेकिन करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना होगा, हमें सिर्फ फोकस करना होगा फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इज हार्वर्ड, फ्रीक्वेंसी इज हार्वर्ड। तो चलिए दूसरा केस, अब दूसरे ये पहला केस है बेटा, पहला केस। तो सेकंड केस में एफ जो है इट इज हार्वर्ड,
तो बेटा दूसरे केस में जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी यूज की गई है दैट इज f/2। आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हंसते खेलते इस क्वेश्चन को भी करेंगे और समझ के भी चलेंगे, हम कभी रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, तो f/2 यहाँ दूसरे केस में दैट विल बी 1.5/2 इंटू f0। अब आराम से अगर आप 1.5 को 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.75 f0। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग आप समझिए, 0.75 f0 इट मीन्स बेटा इसका मतलब होता है 75% ऑफ f0। बेटा ये जो 0.75 हमने फ्रीक्वेंसी यूज की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हमें ये फ्रीक्वेंसी यूज करनी है और हमें देखना है कि करंट बनेगी या नहीं बनेगी, का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा, वो हमें देखना है। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी को हाफ किया, जो हमें फ्रीक्वेंसी मिली दैट इज 0.75 f0, या आप यूं कह सकते हैं 75% ऑफ f0। तो बेटा 75% ऑफ f0, अगर ये 100% ऑफ f0 होता, अगर ये 100% ऑफ f0 होता तो हम उस सूरत में कहते कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ जो फ्रीक्वेंसी इट इज 75% ऑफ f0। 75% मीन्स लेस देन f0। हाफ करने से जो फ्रीक्वेंसी हुई वो हुई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, तो बेटा करंट बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको इन द बिगिनिंग कहा करंट बनने के लिए, करंट प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास मान लीजिए, सपोज कीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, तो अगर आप 9.99 हर्ट्ज यूज करेंगे तो आप समझिए कि करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, बिकॉज ये मेरी बातें नहीं है बेटा, दीज थिंग्स हैव बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर आपके इलेक्ट्रॉन को चाहिए 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, आप समझिए अगर आप 9.99 यूज करेंगे तो ये याद रखिए इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। तो फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए दैट विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर उससे ज़्यादा होगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ करने से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, यानी जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी होती है, इट इज़ ओनली 75%, जबकि हमें चाहिए 100% ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, सो आंसर इज जीरो करंट, जीरो दैट मीन्स नो करंट। सो आंसर इज बेटा, आंसर जो इस क्वेश्चन का है दैट इज जीरो करंट, करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। सो क्वेश्चन इज फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J न्यूटन acts on a particle whose position vector is 2k। बेटा इस क्वेश्चन में हमें टॉर्क को फाइंड करना है। टॉर्क हमें जो अप्लाइड फोर्स है वो दिया गया है दैट इज इक्वल टू 3J न्यूटन, और जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दैट इज 2k। तो आप पहले फिगर देखिए, मान लीजिए इस एक्सिस के अराउंड जो पार्टिकल है इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, मान लीजिए दिस इज y एक्सिस। तो बेटा जो पार्टिकल का पाथ होगा, जो उसका ऑर्बिट होगा, आप वो कुछ इस तरह से कंसिडर कीजिए, दिस इज द ऑर्बिट, दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल, इन दिस पाथ द पार्टिकल इज रोटेटिंग बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज y एक्सिस। आप समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज y एक्सिस, बेटा दिस इज y एक्सिस एंड द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन दिस पाथ एंड इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यही यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये जो बेटा इसका ये जो ऑर्बिट है पार्टिकल का, पार्टिकल इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। तो बेटा यहाँ आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर कीजिए। ओके, मान लीजिए दिस इज द ऑरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द ऑरिजिन। तो बेटा अगर हम किसी भी पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन से कनेक्ट करें उसी को हम कहते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, जो यहाँ पर 2k दिया गया है। और यहाँ पार्टिकल जब रोटेट कर रहा है
तो इनिशियली हमने पार्टिकल को कुछ फोर्स अप्लाई किया जिससे पार्टिकल रोटेशन में आ गया। तो बेटा आप उस फोर्स को यहाँ पर आई से दिखा सकते हो। सो दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज द अप्लाइड फोर्स। एक बार फिर देखिए, दिस इज वाई एक्सिस एंड द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। बेटा अगर हम पार्टिकल की किसी भी पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन को ओरिजिन से कनेक्ट करें तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यहाँ बन रहा है, आप मान लीजिए दिस इज ओ, ये जो ओ पी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, और जो अप्लाइड फोर्स है यहाँ मैंने दिखाया दैट इज एफ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें टॉर्क निकालना है एंड टॉर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ this R and F, cross product of position vector and the applied force. So बेटा देखिए R जो यहाँ है, R is given as, R की वैल्यू है 2k कैप भी आप कहते हैं या सिंपली k या k कैप, और F की जो वैल्यू है बेटा दैट इज 3j कैप, 3j कैप। टॉर्क जो होता है टाउ से डिनोट करते हैं हम उसको, टाउ जो होता है दैट इज इक्वल टू R वेक्टर R क्रॉस वेक्टर एफ, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आर इज इक्वल टू ट्वाइस के क्रॉस एफ इज इक्वल टू 3j। बेटा मैथमेटिकली हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इज 6, और यहाँ जो रहेगा दैट विल बी k कैप क्रॉस j कैप। अब मैं आपको जनरल रूल यहाँ बता रहा हूँ। बेटा आप एक सर्कल कंसिडर कीजिए, डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज रखिए, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखिए। तो यहाँ आप मान लीजिए दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। एक सर्कल को कंसिडर किया आपने, डायरेक्शन आपने एंटी क्लॉकवाइज रखी, तो 3 पॉइंट्स आपने लिए, एक को मेंशन किया आई कैप, दूसरा जे कैप एंड तीसरा के कैप। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो समझ लिए उसका जो वैल्यू होता है आई क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू के, दैट इज इक्वल टू के, क्योंकि हम यहाँ आई से जे तक एंटी क्लॉकवाइज गए। फिर अगर आपके पास जे क्रॉस के होता है, जे क्रॉस के अगर आपके पास है तो दैट विल बी इक्वल टू आई, क्योंकि जे से के तक हम एंटी क्लॉकवाइज गए। अगर के क्रॉस आई हम लेंगे बेटा यहाँ के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू जे कैप। अगर आप क्लॉकवाइज गए, मान लीजिए आप क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपको साइन चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल जे क्रॉस आई, तो यहाँ आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जे क्रॉस आई, तो आपको लिखना होगा माइनस के। बेटा ये रटा नहीं, बिकॉज जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स पढ़ते हैं तो वहाँ हमें बताया जाता है कि वहाँ हम देखते हैं कि जो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज़ एंटी कम्यूटेटिव, इट इज़ एंटी कम्यूटेटिव, दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। जबकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। तो यही रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो पॉजिटिव साइन, अगर क्लॉकवाइज तो आपको नेगेटिव साइन लेना होता है। तो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ के क्रॉस जे, तो उस सूरत में हमें क्लॉकवाइज जाना होगा, क्लॉकवाइज। तो बेटा के क्रॉस जे की वैल्यू होगी आई, लेकिन माइनस टाइम्स, सो दिस विल बी 6 इंटू के क्रॉस जे, आपको मैंने बताया के क्रॉस जे दैट इज माइनस आई, तो बेटा जो आंसर होगा -6i। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू -6i कैप। दिस इज द आंसर। चलिए बेटा इस ट्यूटोरियल का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द क्वेश्चन इज the energy required to break one bond in DNA is 10 to the power minus 20 joules. This value in electron volts is nearly बेटा यहाँ एनर्जी दी गई है, एनर्जी इज गिवन, एनर्जी इज इक्वल टू 10 to the power minus 20 joules।
हमें इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन 1 जूल को नहीं बल्कि 10 टू द पावर -20 जूल उसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो एक बार फिर पढ़िए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10 टू द पावर -20 जूल्स, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज नियरली। तो बेटा देखिए, जो 1 जूल की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, 1 जूल जो बेटा होता है, या आप यूं कहिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स जो होता है बेटा, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ बैकग्राउंड में मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का यूज़ हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करते हैं। किसी चार्जड पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, स्पेशली इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, या किसी मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल, तो वो जो एनर्जी होती है वो यूजुअली स्मॉल होती है। तो उस सूरत में हम जूल्स का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का यूज़ करते हैं। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली दोनों जो यूनिट्स हैं दैट दोनों यूनिट्स एनर्जी के, तो सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इट इज़ अ स्मॉलर यूनिट एज कम्पेयर टू जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो इसी की हेल्प से हम 10 टू द पावर -20 जूल्स की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे। तो बेटा यहाँ हम जूल को यहाँ ही रखते हैं, इस साइड को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो वी गेट, यहाँ बेटा 1 जूल रहेगा एंड यहाँ राइट साइड में आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों साइड से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास है 10 टू द पावर -20 जूल, सो हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -20 एंड वी गेट 10 टू द पावर -20 जूल। यहाँ लिखेंगे, यहाँ आएगा बेटा 10 टू द 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर -20 और यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर -20। बेटा अब एक और स्टेप है, 1 डिवाइडेड बाय 1.6, आप इसको अलग रखिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू द पावर -19 न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, दिस विल बिकम +19 इन 10 टू द पावर -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 जो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1.6 दैट इज इक्वल टू, बेटा आखिरी जो स्टेप है यहाँ हम करेंगे 10 टू द पावर -20 जूल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इज 0.625 इंटू 10 टू द पावर -20 10 टू द पावर 19 दैट इज 10 टू द पावर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा दिस इज 0.625 10 टू द पावर -1 मीन्स ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 से जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा आप देखिए आंसर यहाँ कौन सा एग्जैक्टली मैच हो रहा है इसके साथ, 0.06 ये तो बिल्कुल गलत है, 6 ये बहुत बड़ा है, ये भी गलत है, 0.6। सो द आंसर इज 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द आंसर। बेटा आज का ट्यूटोरियल यहीं पर हम इख्तिताम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।